अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, गुजरे हफ्ते की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो थी वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो सरहदी मसाइल हैं उनके ऊपर भी ऐसी कुछ गर्मा गर्मी जारी रही, जिसकी वजह से बहुत सारी खबरें जो थी वो सुर्खियों की शक्ल में हमारे सामने रही। और उसमें अगर आप देखते हैं तो टॉप ऑफ द मोस्ट जो चीज़ थी वो थी तालिबान का इशू। हमें तो यहां तक कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो शायद सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हैं, लेकिन अगर अब हम गुजरे दिनों में होने वाले तमाम तर वाकयात की जानब अगर हम देखते हैं तो मसाइल की जड़ जो है अब वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो अफगान अफराद हैं जो कि पाकिस्तान और उसके अलावा बैरून ममालिक में मसलन कि यूरोप में और अमेरिका में भी बैठने के या वहाँ पे मौजूद होने के बावजूद भी इस किस्म की हरकतों में मसरूफ रहे, जिसकी वजह से तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो है उनको अब बैन करने के लिए तैयारियां कर चुकी है। अगर हम इसमें मोटी मोटी बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो वाकया हुआ था वो अमेरिका में व्हाइट हाउस के नजदीक नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग हुई, और जिसके बाद से ट्रंप इंतजामिया जो थी वो तारकीन वतन खासतौर पर उन अफगान बाशिंदों को जो कि एक माहदे के तहत जो थे वो अमेरिका में आए, और जो बाइडन हुकूमत में जब उन्होंने अमेरिका ने जब अफगानिस्तान को छोड़ा तो वहां से ये C-130 भर भर के लोगों को लेके आते रहे, और बल्कि वो तो चश्मे फलक ने वो नज़ारे भी देखे कि C-130 जब जो उड़ रहा था तो अफगान मुजाहिदीन या अफगान वो वहां के रहने वाले लोग जो कि 5,000 साल अपनी तारीख को बड़े फख्र से बताते हैं कि किसी ने उनको अभी तक मुसख्खर नहीं कर सके, वो जहाज़ों के परों के साथ और टायरों के साथ लटक लटक के अमेरिका जाने की भीख मांगते रहे, और बेशतर जो थे वो जहाज़ जब उड़ा तो नीचे गिर के एयरपोर्ट रनवे के ऊपर ही गिर के जो है वो मर चुके थे। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक दूसरी जो खबर थी वो आज़रबाईजान के बॉर्डर के साथ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे चीनी जो इंजीनियर्स हैं या चीनी अफराद हैं चाइना के, उनके ऊपर ताजिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक ड्रोन अटैक किया गया, जिसमें 3 बाशिंदे जो थे उनको निशाना बनाया गया और उनको हलाक किया गया। और लेकिन गुजरे दिन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरी जो वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं अफगानिस्तान में, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने हंसते मुझे कहा कि जनाब ये जो आपका जो ड्रोन अटैक हुआ था वो हमारी जानब से नहीं हुआ, वो तो चित्राल से एक चीज़ उड़ी है और उसने आके वहाँ पे अटैक किया। मतलब ये कि वो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने लगा दिया। और उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा मसाइल जो था वो दरिया आमू का है, और उसके ऊपर तेल का माहिदा है, वो चाइना के साथ उनका क्या मसाइल है, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने हमारे जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त अरशद यूसुफजई साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मामलात हैं और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान के इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उस पर उनकी एक बहुत गहरी निगाह रखते हैं और अपनी एक सॉलिड उनका पॉइंट भी है। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम आसाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अरशद साहब, अभी जो तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी जो कि बल्कि अब आपके सामने तो वो आपको तो तमाम चीज़ों के बारे में मालूम है, तो यहाँ पे जो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ही की जड़ है, लेकिन दरअसल फसाद की जड़ कौन है? इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन हसाम साहब। अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, स्पेशली जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है जी, तो वो लोग जो पाकिस्तान के शुरू दिन से दुश्मन थे, जी जी, अब उनमें ये नहीं कि पश्तून मैं कह रहा हूँ या ताजिक या उस वक्त, बल्कि वो लोग जो अफगानिस्तान के रहने वाले थे, जो किसी वक्त में पाकिस्तान का खाते पीते थे और फिर पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, उन लोगों ने वो जहर बोला कि जिन पर हमारे एहसानात थे वो भी अब हमारे खिलाफ होने लगे हैं। और उनमें फिर बेशतर इस किस्म के लोग हैं जिनका आपने बड़ा तफसील से जिक्र किया कि जब C-17 काम पे हमें चंद्रन एयरपोर्ट से उड़ रहे थे तो लोग परों पर और टायर के साथ लटक कर जा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वो लोग थे कि जब उनको पता चला कि हमारा भाई बाप जो है प्रोटेक्टर है अमेरिका वो निकल रहा है, तो रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, क्योंकि उनके जहन में उस वक्त ये बात तय थी कि जो लोग हुकूमत में आ रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ बहुत करीब है और पाकिस्तान के सपोर्ट से आ रहे हैं। उनके जहन में ये था कि पाकिस्तान ने सुपर पावर को शिकस्त दी है या जो भी उनका ख्याल था। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो लोग हैं जो दूरियां फैलाने में, दूरियां बढ़ाने में मौसर किरदार अदा करते आए हैं। जी जी, और अब भी कर रहे हैं। सही।
बिल्कुल ठीक हो गया। आपका ये पॉइंट आ गया। लेकिन सर देखिए, अगर बात करते हैं हम इनकी 5000 साल तारीख की बात करते हैं, और खासतौर पर जब हमें ये बताया जाता है कि हमने आज तक किसी अभी कौम ने या किसी भी मुल्क ने हम पे कब्जा नहीं कर सका, तो अगर तो मैं मंगोलों से शुरू होता हूँ, ताजिक से शुरू होता हूँ, फारस जो थे ईरानियों की अगर मैं बात करता हूँ, फिर मैं अगर बात करता हूँ तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद नीचे आता हूँ तो फिर जो चांकिया जो स्टेट थी, बेसिकली अशोका द ग्रेट थी, उसके अंडर भी ये लोग रहे हैं। फिर और नीचे आते हैं तो फिर मुसलमान जो थे हुक्मरान जो थे जिन्होंने इन पे कब्जा किया, अगर मैं उनका नाम लेना शुरू कर दूं तो वो एक अजीब सी बात हो जाएगी। हाँ, मैं इतना बता देता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स हैं वो उन तमाम मुसलमान हुक्मरानों के नामों के ऊपर है जिन्होंने कि अफगानिस्तान के ऊपर अपना जो है सिक्का मनवाया और वहां पे हुकूमत की। लेकिन हमें बार बार ये चीजें बताई जाती है, और खासतौर पे भारत जो है, जो कि हमारा अजली दुश्मन है, वो उनके साथ मिलकर ये तमाम तर हरकतें कर रहा है और उनको ज्यादा एजिटेशन दे रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त अब भारत की जो सिचुएशन है, जो जैसे कि हमने एक वक्त में भारत का जितना भी इंटरेस्ट था अफगानिस्तान के अंदर वो टोटल डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो राइट नाउ जो इस वक्त मौजूदा उनकी जो हुकूमत है, आल्दो कि वो एक केयर टेकर के तौर पे वहां पे काम कर रही है, लेकिन वो भारत के साथ इतनी घुल मिल चुकी है कि वो पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बिल्कुल डिवाइड करना चाह रहे हैं, और भारत जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर के अंदर बैठ के उनके कंधे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अटैक करना चाहते। तो क्या सर अफगान कौम इतनी भोली है कि वो इजीली किसी के भी जो है वो बातों में आ जाएगी और किसी के भी कंट्रोल में आके जो है वो इस तरह की हरकतें करके अपनी आप को तबाह करेगी, अपनी नस्ल कुशी को बढ़ाना शुरू कर देगी? जी हसाम साहब, इसका जवाब देने से पहले मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा जी, और उसके पीछे मेरी जो सोच है वो ये है कि कुछ गलतियां हम में भी हैं। ठीक है। इसके पीछे एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ कि जब अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान की हुकूमत आई तो एक नशिस्त में जो सिराजुद्दीन हक्कानी चचा हैं जी, हाजी इब्राहिम हक्कानी, उनके साथ जब हम बैठे हुए थे और अमेरिका की तरफ से एक पैगाम आया था, हम चाहते हैं कि बातचीत हो, तो इब्राहिम हक्कानी ने एक बात कही जो मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि आप जो हो रहा है तकरीबन उसी तनाजुर में हो रहा है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अमरीकियों को एक मौका मिला था 2004 में बॉन कॉन्फ्रेंस के वक्त कि हमें बिठाते, हमसे बात करते। फिर पाकिस्तान ने उनके लिए कोशिश की 2005, 2007, 2008, 2012 में कि आओ बैठ कर बातें करो, लेकिन कोई पाकिस्तान की उस वक्त सुन नहीं रहा था। सही। तो सर ये पाकिस्तान की गलती तो नहीं हुई ना अरशद भाई? वो मौके जाया किए सर। लेट मी फिनिश प्लीज। अच्छा ठीक है। अब ये हुआ कि चाइना और रशिया जब आए 2021 के बाद अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका को जब उन्होंने ग्राउंड छोड़ दिया तो स्पेस मिली चाइना को और रशिया को। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का भी अब यही चल रहा है, क्योंकि अफगानियों को मालूम है कि उन्होंने ईरान के साथ क्या किया, कितनी बेवफाई की, जो हमास का मसला हुआ, जो इसराइल का मसला हुआ, जितनी स्पाइंग वगैरह हुई, जितने इल्जामात इंडिया पर लगे कि इन्होंने जो प्रोवाइड किया इसराइल को, वो सबके सामने है। मेरे ख्याल से अफगानों को भी इसका बखूबी इल्म है। सही। लेकिन सब असबाब दिखाए जा रहे हैं कि चाबहार के जरिए या निमरोज से रोड्स बनाएंगे, मोटरवेज बनाएंगे, आप लोग पाकिस्तान पर जो आपका 80-85% इन्हिसार है उसको खत्म कर दो। ये एक उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और मेरे ख्याल से अफगान हुकूमत जो डिफेक्टिव गवर्नमेंट है वो उस बोगस में या उस नाराजगी में कि हमने अपने मुखालिफ या अपने दुश्मन दे दी है, अब वो इंडिया के करीब हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन सर मुझे इसके अंदर एक छोटी सी बात थी कि एक जमाने में ये कहा जा रहा था कि सी पैक जो है वो जब तक के तालिबान को या अफगानिस्तान को उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा तो एक प्रॉपर एक सेफेस्ट रूट नहीं बन सकता। लेकिन एक तो अब तो सर इस बात को भी मुद्दत हो गई है कि बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान को जो है ना सिर्फ उनका शेयर दिया जा रहा है, हिस्सा बकदर जुस्सा दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सर इस किस्म की हरकतें करना, और वो भी भारत की शाय के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन सर फिर वही परसिस्ट कर रहा है कि क्या वो इतनी मासूम कौम है कि वो उसको कोई अकल ही नहीं है, कोई समझते नहीं है, और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं और अपनी नस्ल जो है वो उसको तबाह कर रहे हैं। मुल्क तो वो तबाह कर बैठे हैं सर।
मासूम तो बिल्कुल नहीं है हसाम साहब, बड़े होशियार हैं, बड़े समझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं। हाँ। मसला ये है कि बोझे पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमसे नाराजगियां हैं, या जो हमारी गलतियां हैं, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अब उसका बदला वो वही वही पश्तून वाली का है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। आपका आपका ही पॉइंट, आपका पॉइंट ठीक है सर, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान से गलतियां हुई, लेकिन सर पाकिस्तान से गलतियां हुई तो गलतियां अगर पाकिस्तान सुधार रहा है, तो अगर पाकिस्तान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है राइट नाउ, आपको भी पता है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता है कि पाकिस्तान से जो गलतियां हुई थी, पाकिस्तान अपनी गलतियों को सुधार रहा है, लेकिन बकौल आपके अफगान कौम बहुत अक्लमंद है, अफगान जो है बहुत काइयां है और बहुत ही वो अपना एक जमाना वो है उन्होंने देखा हुआ है, और जो कौम मुसलसल हालत जंग में होगी तो वो उससे ज्यादा ज़हीन और समझदार नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो उनकी जानब से मुसलसल इस किस्म की हरकतें करना, कभी चाइना के साथ पंगा ले लेना, कभी अमेरिका के साथ पंगा लेना, कभी पाकिस्तान के साथ पंगा लेना, और सर पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं कि 85% उनकी डिपेंडेंसी पाकिस्तान के ऊपर है, मेरा ख्याल है सर 110% डिपेंडेंसी तो पाकिस्तान के ऊपर उनकी। बिल्कुल, ये तो वाज़ेह बात है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं ज्यादातर फ्रूट्स हैं, जो ना सेंट्रल एशिया में किसी को चाहिए, क्योंकि उनके पास फ्रूट्स हैं, चाइना के पास हैं, ईरान के पास उनसे ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट या फिर हमारे जो ईस्टर्न नेबर्स हैं इंडिया, उनको चाहिए होते हैं। हाँ। वो तो डिपेंडेंसी उनकी है। इस तरह अब तक आज तक गंदम और मेडिसिन पर भी जो पाकिस्तान से चलता आ रहा है वही डिपेंडेंसी अफगानिस्तान की है। ठीक है, तेल उनको रशिया से या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मिल जाती है, तेल उनको सस्ता मिलता है वहां से, गैस उनको वहां से मिल जाती है। अब आपने आमू दरिया का भी जिक्र किया जहां पर चाइना काम कर रहा है, वो भी जी मैं उस पे आता हूं, मैं उस पे बाद में आऊंगा सर, उस पे बाद में वो भी उनको एक मिल रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर अटका हुआ है कि मैं जब कह रहा हूँ कि बड़े होशियार हैं, तो देखें हसाम साहब, मैं 2008 से इनके साथ उठता बैठता आया हूँ, बहुत से मुज़ाकरात में, पीस प्रोसेसेस में मेरी उठक बैठक हुई है बहुत से ममालिक के साथ, यूरोपियंस के साथ। एक मुकाम पर ये लड़ रहे होते थे, साथ में बातें भी हो रही होती थी। तो अफगान तालिबान कहते हैं कि हम दो बातें समझते हैं, या बातचीत के जरिए मसला हल करना, या फिर अपनी हठधर्मी के साथ लड़ते रहना। चले फिर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है कि या तो हम बातचीत के जरिए टेबल टॉक के ऊपर हम कर लेंगे, या हम सिर्फ मार खा के हटेंगे। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान अपना उसने अगर जूता उतार के इनको मारना शुरू कर दिया है तो ये बिल्कुल उनकी मंशा के ऐन मुताबिक बात हो रही है। लेकिन हसाम भाई, मैं नहीं समझता कि ये मसला हल कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर हमारे पास जितनी भी फोर्स है, जो कुछ भी है, जंग से मसले हल नहीं होते। जंग से तो कभी भी हल नहीं होते, जंग से तो कभी हल नहीं होते, लेकिन लेकिन उनको फिर राजी करना है कि भाई हमारे जो गिले हैं, हमारे जो मसले हैं, आप लोग की तरफ से, आपके बॉर्डर से जो हो रहे हैं, जो आपने जिन लोगों को पनाह दी हुई है, वो वैलिड मसले हैं, वो वैलिड गिले हैं, आप उनको हल करने के लिए सीरियस कोशिश करें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अपनी गलती को सुधारने के उस ट्रैक के ऊपर आ चुका है, लेकिन अफगान जो है वो अपनी गलती को सुधारने के ट्रैक के ऊपर नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक कि हमें मारना पड़े हम उस वक्त सुधरेंगे नहीं। ठीक हो गया, अब हम आते हैं सर दूसरी जगह। बिल्कुल ठीक है, वो मार खाएंगे तभी वो टेबल के ऊपर आएंगे। ठीक हो गया, मसला हल नहीं होगा। हाँ, नहीं, मार से सर मैंने पहले कह दिया, मार से मसला कभी हल नहीं होगा, लेकिन मसला हल होगा टेबल टॉक पे। लेकिन टेबल के ऊपर लेके आने के लिए उनको पहले मारना पड़ेगा, उनकी तबीयत सेट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया सर। मार फिर ये है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक को, उन ममालिक को इस्तेमाल कर सकता है जो अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, या ऐसे इदारे, ऐसे अशखास। सर तुर्की, सर देखें सर इसमें कतर इन्वॉल्व हुआ, कतर पीछे हट गया, तुर्की इन्वॉल्व हुआ, तुर्की पीछे हट गया। अब वो दोनों ममालिक बाशमूल, अगर मैं यूएई की बात करता हूं, सऊदी अरब की बात करता हूं, चाइना की बात करता हूं, रशिया की बात करता हूं, सर इन ममालिक ने तो बाज़ाब्ता तौर पे कह दिया कि इनकी तबीयत सेट कर दो, ये खुद ही टेबल के ऊपर आ जाएंगे। सर या तो कहीं इसमें कुछ दूसरी राय। साम भाई, 2012 में फर्स्ट टाइम अमेरिकियों ने कांटेक्ट किया था अफगान तालिबान के साथ जी, और 2020 में फिर एग्रीमेंट हुआ। तो प्रोसेस हमेशा बहुत बिल्कुल स्लो मैं आपके ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी जाना बात है सर, ये जो इन्होंने हरकत की है, अफगानियों ने हरकत की है, और खासतौर पे अगर मैं बात करता हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे अमेरिका के अंदर, उन पे हमला किया और वो अपनी जान से वो गए। उसके 2 दिन के बाद जो था, एक और अफगानी था, उसने एक वीडियो रिलीज कर दी कि मैं बम बना रहा हूं, फलां जगह पे मैं अटैक कर दूंगा। तो सर क्या, और उसके बाद अगर हम दूसरी जानब देते, फिर चाइना के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। तो अफगानी जो है वो जानबूझ के
तमाम की तमाम दुनिया है उसके सामने अपने आप को एज अ टेररिस्ट नेशन जो है वो क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब इसमें एक तजाद है। पहले तो ये कि क्या ये अफगान तालिबान के सिंपथाइजर्स थे, जो लोग थे, जो लखनवाल या दूसरे जो हैं जी तौहीदी साहब या हाजीजादा, या ये वो लोग थे जो अमरीकियों के लिए काम करते थे और अमरीकियों के साथ भाग गए थे और अब अमरीका में अपनी हरकत कर रहे हैं? सर ये तो अब आप बताएंगे ना सर, ये अरशद भाई ये तो अब आप बताएंगे ना सर। तो वाज़ेह जवाब इसका यही है कि ये लोग तालिबान के खिलाफ लड़ते आ रहे थे, तालिबान के खिलाफ इन्फॉर्मर्स थे, उनके खिलाफ ये हर किस्म की हरकतों में शामिल थे अमरीकियों के साथ और उनके इत्तेहादियों के साथ, और फिर अमेरिका इनको लेकर गया है वहां पर। ठीक है ये लोग वहां पर कुछ करने के तो थे नहीं, ना इनके पास कुछ करने का था, ना एजुकेशन, ना ही वहां पर इनको फर्स्ट क्लास सिटीजन के तौर पे रखा जा रहा था। तो इन्हीं हरकतों पर इन्होंने आना था। दूसरा ये कि एक कैद वाले मुआशरे से निकलकर जब आजादी वाले मुआशरे में गए, और फिर आपको पता है, जाहिर है ऐसी नीड्स होंगी, ख्वाहिशात होंगी जो पूरी ना हो पाए, तो वहां पर फिर यही होगा कि फ्रस्ट्रेशन में बंदा या खुद को मारेगा या किसी और को मारेगा। ठीक हो गया, तो उन्होंने वही शो किया जी। अच्छा ठीक है सर, अभी मैं एक छोटी सी चीज इसके अंदर और ऐड करता हूं सर। रूसी एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक शाम से, सीरिया से इस साल यानी कि ईयर 2025 में कुछ 8,500 से 9,000 के करीब जो जंगजू हैं वो अफगानिस्तान में आए हैं, रहने के लिए आए हैं। तो सर अगर इतनी बड़ी तादाद में जंगजू अगर पूरी दुनिया से आए, तो सर जो अमेरिका, उसके अलावा बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और ये दूसरे जो, अगर मैं यूएन की भी अगर मैं बात करता हूं, उनकी तो बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट्स आई हैं कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त वो दहशतगर्दों के लिए उनके लिए एक हेवन है। तो सर अगर ये चीजें भी उसके अंदर इस तरह ऐड करनी शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जो आपने पहले बात की है कि वो जो बंदे जिन्होंने अमेरिका के अंदर ये हरकत की है क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ थे, ठीक है हम मान लेते हैं कि उन्होंने ये हरकत इसलिए की है कि वो तालिबान रजीम के अगेंस्ट ये चीज जाएगी, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर मैं देखता हूं तो सर 9-9, 10-10 हजार के करीब जब जंगजू एक जगह पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ISS के बंदे उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, या दूसरी जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बंदे जब इकट्ठे होंगे, तो वो इलाका तो होगा, वो तो हेवन कहलाएगा। तो सर उसके ऊपर वो किस तरह सर इसको काउंटर करेंगे, उसका रिबल्टर क्या देंगे सर वो? जी असाम भाई, ये तो आपने मेरे नॉलेज में इजाफा किया कि इस रिपोर्ट के बारे में बताया, और आपने मुझे एक मौका फराहम किया कि जैसे ही बॉर्डर खुले मैं जाकर इसके बारे में तहकीक कर सकूं। ठीक हो गया ये पॉइंट। एक इशू ये है कि अफगानिस्तान में इस तरह के ग्रुप्स जो मौजूद थे, जो 2021 के बाद या तो खामोश हो गए थे, या कुछ आगे पीछे निकल गए थे, या कुछ को उन्होंने निकाल दिया था। उनमें एक मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि जब बलोच रेबल्स ने पाकिस्तान के खिलाफ वहां से अपनी हरकत बढ़ाई थी, तो पाकिस्तान की दरखास्त पर या पाकिस्तान की डिमांड पर कंदहार में जो एक पोस्ट एरिया है एनोमेना, वहां से ये मजद ब्रिगेड और ये BLA के जितने भी लीडरशिप वगैरह थे उनको उन्होंने जबरदस्ती निकाला था। ठीक हो गया, ठीक सर, ठीक हो गया। मैं आपकी बात पॉइंट आ गया। मैं सर अभी ये जो मैं जिससे आपने मुझे कहा कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, तो सर ये मेरे लिए बड़ी एक फख्र की बात है, अच्छी बात है कि आप जैसे एक जय्यद जो जर्नलिस्ट है जो कि वहां पे बैठा हुआ है, उसको तमाम चीजों को पता, उसको अगर मैं कोई मेरी जाने से अगर पॉइंट जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर दूं। वो ये कहते हैं कि अबू बकर बदखशानी वापस आने वालों में से एक अहम कमांडर है जिसका अलकायदा से भी ताल्लुक रहा है, और उसको कहते हैं कि वो बेसिकली जो है एक उसको पंजशेर का, अबू बकर बदखशानी का पंजशेर के गवर्नर मौलवी अब्दुल हकीम, जिन्हें हकीम आगा भी कहा जाता है, से गहरा ताल्लुक है। जबकि हकीम आगा जो है वो अरब है, लेकिन ईयर 2000 में उसने अपनी शनाख्त तब्दील करके अपने आप को अफगान करवा लिया, अपना वो अफगान कहलाता है, और आजकल उसको आगा जान के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वो उसामा बिन लादेन के बहुत ज्यादा करीब था। तो ये सर मेरे ख्याल में अब ज्यादा आपको इजी हो जाएगा चीजों को काउंट करने के। अब सर मैं नीचे आता हूं। थैंक यू जी सर, दरिया आमू के ऊपर सर, दरिया आमू को जी हाँ, मैं छोटी सी बात अर्ज करना चाह रहा था जी। आप जब जाते हैं तोरखम से जलालाबाद में एक एरिया है, उसको बोलते हैं अरब या अरब
अरब। तो ये वो लोग हैं जो पर्शियन स्पीकिंग है, दरी स्पीकिंग है, और ये इनके अजदाद कहाँ कभी आए थे या सऊदी अरब यहाँ से भी, जी। तो ये वो अरब हैं। ये अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन या जो जिहादी अरब आए थे, ये वो नहीं है। शेख अब्दुल रहीम साहब जो हैं वो उन अरब में से हैं। इनके साथ एक और भी थे जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा था, वो फौत हो गए। वो डेप्यूटी मिनिस्टर थे, महाजरीन के लिए। ठीक हो गया। तो उनको कैंसर हुआ था पिछले साल, वो फौत हो गए थे। तो चले सर, इसका मतलब ये हुआ, कि मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है सर, आपने उसका खुरा निकाल लिया है, तो आप इसका मतलब आप उसको अब फाइनलाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, अरशद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नाजरीन, अरशद यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। अरशद यूसुफजई साहब एक अरसे से जो है वो अफगानिस्तान की जो है वो बीट कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सरहदी मसाइल है उनको गहरी निगाह से देखते हैं, बल्कि उन्होंने अभी जो हमारे साथ जितनी भी गुफ्तगू की है, उन्होंने हमें इन डेप्थ जो है वो चीज़ों के बारे में बताया, और ख़ासतौर पर उन लोगों के बारे में बताया जिनके जब ये जितने भी पीस टॉक्स हुए हैं गैर ममालिक के साथ, मतलब अमेरिका के साथ या यूनाइटेड नेशंस के जो जितनी भी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसके अंदर भी ये मौजूद रहे हैं एज एन एक नाजर के तौर पे और मुबस्सर के तौर पे। इन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, और उनके कहने के मुताबिक कुछ जो मामलात हैं वो उनके अपने इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है अवाम, उनकी अपनी कुछ गलतियां कोताहियां, और कुछ लोग जो है वो तालिबान को ज़्यादा गंदा करने के लिए इस किस्म के हरकत कर रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ, मैं तो ये कहता हूँ उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम इसमें एक ही चीज़ को फिट कर सकते हैं कि कुछ दाने ख़राब हैं और कुछ चक्की ख़राब है, जिसकी वजह से तमाम हालात आपके सामने। हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनल जो हमारे इश्यूज़ है, हम उन पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे स्टूडियोज में भी और हमें वीडियो लिंक पे भी हमारे जो है मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं उनका तारुफ करवाता जाऊँ। सबसे पहले मेरे साथ जो है वो ज़ीशान शामी साहब जो हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। उनके साथ हमारे ज्वाइन किया है स्टूडियो में ही वहीद गुल साहब ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ में हमें ज्वाइन किया हुआ है तहा साहब ने, तहा मुनीब साहब ने, जो कि मरकजी मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और कुछ देर में जो है वो हमें जो है वो पैटर इन चीफ तहरीक इंसाफ के कज़न और तहरीक इंसाफ के एक जय्यद लीडर जो हैं अमजद खान न्याजी साहब जो हैं वो हमें ऑडियो या वीडियो पे हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम जो मेहमानों का प्रोग्राम में शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो है वो बड़ी अजीब सी है, लेकिन मैं पूछना ये चाहूँगा मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव से, सर ये गुज़िश्ता आपने 28-29 दिन का गैप दिया। इससे पहले जो था वो पैटर इन चीफ की मुसलसल जो है वो मुलाकात होती थी। और अगर जेन मैनुअल्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक तो सर मुझे पहले थोड़ा इस पर कंफर्म कीजिएगा कि जेन मैनुअल्स के मुताबिक मुलाकातें जो हैं वो एक कैदी की, चाहे वो क्रिमिनल केसेस के अंदर हो या दूसरे या सियासी केसेस के अंदर हो, तो उसकी एक हफ्ते में कितनी जो है उसकी मुलाकातें होती हैं। क्योंकि मुझ तक जो इतला पहुंची है उसके मुताबिक 15 दिन में एक मुलाकात होती है, लेकिन जो पैटर इन चीफ है उनकी हफ्ते में 2 मुलाकातें हो रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि 2 मुलाकातें हो भी रही थी और आपने ये पूरा एक महीना जो था एक कायोस जो था वो क्यों क्रिएट किया इन मुलाकातों को रोक के? जी वहीद गुल साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जहाँ तक आप बात जो है वो ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की कर रहे हैं। जी स्पेशल उन्हीं की बात हो रही है, स्पेसिफिक उनके बारे में बात हो रही है। जो जेल मेन्यू है वो तो कोई ख़ास नहीं है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए, तमाम कैदियों के लिए वो एक तरह की जेल मेन्यू है। तो अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा सर, अभी एक चीज़ गुस्ताखी माफ सर, पहले बताएं कि बाकी जो कैदी हैं उनके लिए जेल मैनुअल क्या है सर? नहीं, जेल मैनुअल तो जो एक बना हुआ है, हाँ। उससे आप ज़्यादा बाखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, वो तो जो मुलाकात है, हम भी जेलों में रहे हैं और मेरा ख्याल है कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जितनी मैंने 1 साल जेल गुजारी है, कि हमारे ऊपर तो इस तरह से होता था कि यानी जो अंदर जो कैदी हैं वो भी जो है वो मुलाकात जो है वो हमसे नहीं कर पाते थे। सियासत करनी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं समझता हूं कि जेल मुलाकात के ऊपर, अपनों के ऊपर, और जो एक मैनुअल है बना हुआ है उसके ताई तो कोई पाबंदी नहीं है।
लेकिन ये हरगिज किसी कैदी को ये इजाजत नहीं होती कि वो सियासत करे। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर ये है कि जो आप सवालात कर रहे हैं, आपको चाहिए था कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब को आप लाइन पे लेते तो वो आपको ज्यादा बेहतर जो है वो इसकी जो है वो बात इसके बारे में बता सकते थे। ठीक हो गया। लेकिन सर चलें, ये तो हो गया, ये आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो इंफॉर्मेशन बाकी तमाम दुनिया में है या पाकिस्तान के अंदर है कि वो तो 15 दिन में एक मुलाकात है, लेकिन क्योंकि अदालतें भी स्पेसिफिक हो चुकी हैं, जेल मैनुअल्स भी स्पेसिफिक हो चुके हैं, बल्कि तो एक अडयाला जेल के ही कैदी ने तो बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो ये कर रहा है कि उसने बल्कि दरखास्त दी है कि जनाब जो तमाम तर सहूलियात जो है वो पैटर इन चीफ को मिली हुई हैं तो वो मुझे भी दे, क्योंकि मैं भी कैदी हूं। देखिए ना, उससे अगली बात यह है कि जिस तरह से कई जेलों के अंदर तो अब ये हो चुका हुआ है, हाँ। कि जो आप टेलीफोन के ऊपर भी जो है वो बात जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, और अपने घर के अफराद से भी मुलाकात आप कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें अगर किसी से टेलीफोन के ऊपर बात करवाई जाए, जी जी, तो वो टेलीफोन के ऊपर ये बात करने की तो उसको इजाजत नहीं है कि जनाब जेल को जो है वो फलाह बंदों के जरिए से जो है वो तोड़ दिया जाए। सही, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक हो गया, कि जो जिस चीज के लिए इजाजत है वो तो हाल अहवाल है, और वो अपने लोग जो है वो मिलने के ऊपर कोई जो है वो पाबंदी नहीं होती, लेकिन एक जेल तोड़ने की बात तो एक अलग है। और यहां पर तो आप पूरा सिनेरियो जरा उठाकर देखें ना, कि जो कुछ किया जा रहा है, और उसकी शुरुआत अभी आपने बड़ी अफगानिस्तान के ऊपर बात की। जी जी बिल्कुल। बात यह है कि ये लिंक्स जरा मिलाकर आप देखें कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जेल के अंदर से क्या चाह रहे हैं, और किस तरह से गंडापुर साहब को जो है वो हटाया गया, निकाला गया, और उनकी जगह पर नया चीफ मिनिस्टर जो है वो लेकर आए। वो क्या पर्पस थे, वो क्या वजूहात थी? क्या कौम को आज तक जो है वो इस बात का इल्म हुआ कि कौन सी ऐसी खराबी जो है वो गंडापुर साहब ने की, और कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जो वो नहीं दिखा सके, जो कि ये चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो दिखाएंगे? ये सारी कड़ियां जो है वो मिलती हैं कि जो इनका जो ताल्लुक है वो करक के साथ है, और करक का बड़ा एक खास ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ है। वो सब बात ये तीरा और सारी चीजें, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक हो गया। ज़ीशान शामी साहब, देखिए अगर मैं बात करता हूँ पीपल्स पार्टी की, अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा वक्त अगर हम देखते हैं तो सियासी जो असीरान जो थे वो पीपल्स पार्टी के रहे हैं, और बल्कि आपके जो फाउंडर लीडर जो थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, वो तो जो जेल में ही वो असीर भी रहे, और उनको बल्कि बाकायदा तौर पे फांसी भी दी गई। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की, तो आप किस तरह इनको कोई समझ रहे हैं कि क्या वाकई ही वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, या वो मुल्क को और हमारी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसको खराब करने के चक्कर में पड़े हुए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन दुरानी साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने जैसे कहा कि भुट्टो साहब का मीडिया अदालती कत्ल भी हुआ, और फिर उसको अदालतों ने इसको तस्लीम भी किया कि हाँ जी वो एक गलत था, फैसला डिसीजन गलत था। अच्छा, ये बहसियत एक सियासी वर्कर के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी कैदी के जो उसके हकूक हैं वो बुनियादी हकूक वो सल्ब किए जाएं, जो उसके जो राइट्स, जो अदालती जो अपना जेल खानाजात के जो भी उसको सहूलतें हैं वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप आप मुलाकातें करने के बाद जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आप इदारों के खिलाफ उनके खिलाफ आप बात जहर उगलना शुरू कर दें, और हर तरह की सहूलत के बाद फिर ववेला यही कि खान साहब अब अंदर हयात हैं भी कि नहीं, वो एक आप इस पे हम बाद में बात करते हैं। ये एक अलग तो मकसद यानी कि आप इंतशार की सियासत ना करें। आपके कहने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ की जानब से ये तमाम तर जो चीजें हुई है बेसिकली इंतशार फैलाने की बात थी। तहा मुनीम साहब, आपकी जो जमात है मरकजी मुस्लिम लीग, वो ठीक है सर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर नो डाउट उनका बहुत ज़्यादा वो काम भी कर रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो कराची के अंदर भी और क्वेटा के अंदर, यानी बलूचिस्तान के अंदर भी, सिंध के अंदर भी आप लोग काफ़ी स्पीड से जो है वो इन हो रहे हैं, और
मेन स्ट्रीम के ऊपर भी आप लोग आना शुरू हो गए। तो ये जो सिचुएशन ये जो है, अभी देखें मुस्लिम लीग नून के तमाम के तमाम लीडरान जो थे वो जेलों में रहे, पीपल्स पार्टी के जेलों में रहे, एएनपी के जेलों में रहे, और अब हो सकता है और साल 2 साल के बाद आपके भी लीडरान जो वो जेलों के अंदर जो है ना उसकी यात्रा करके बाहर आए। तो लेकिन इनका जो रद्द-ए-अमल था पुरानी जमातों का और राइट नाउ तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल है, आप इसको किस नजर से देखते हैं बतौर अपना पार्टी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हसाम दुरानी साहब आपका शुक्रिया। पहली बात यह है कि बीइंग पॉलिटिकल प्रिजनर या XYZ प्रिजनर जो भी आप कहें, उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात में अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, अगर तो बीइंग द लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उनके अपने पार्टी के लोगों का भी मिलना ये उनका हक है, ये उनका हक दिया जाना चाहिए। चलो इसमें मैं बाद में बात करूंगा, आपका पॉइंट ठीक है। एज पर जेल मैनुअल जो भी है, अगर फोर्टनाइटली है, 15 दिन बाद है, वीकली है, जो भी डिसाइडेड है एज पर स्केड्यूल या कोर्ट ऑर्डर देती है, वो उनका हक है और वो उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हमने पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना 4 नवंबर से ऑनवर्ड उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो उसके नतीजे में हमने देखा है कि उसकी कैफियत बनी है। उनकी बहनें भी जाके बाहर बैठती रही हैं और CM KP भी जाके बैठते रहे हैं और उसके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्टिविटी यानी होती रही है पुलिस की तरफ से भी और इंतजामिया की तरफ से भी। तो मुलाकात उनका हक है, मुलाकात दी जानी चाहिए, मुलाकात का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो बयानिया उसमें सामने आ रहा है, जो नरेशन उसके बाद सामने आ रही है, उसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं। हमने पहले भी ये बात की है, माइंदा भी ये बात करते रहेंगे कि ठीक है मुमकिन है अभी आप कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, या अगर आप अभी माइनस है, अगर आप को उस तरह से अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुल्क को बंद कर दिया जाए, मुल्क के ऊपर एटम बम फेंक दिया जाए, आप इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के बात करना शुरू कर दें। इस पे हम बात करते हैं। CM KP की बात करें तो आप गवर्नेंस को छोड़ के उधर AC कल शहीद हो गया, आए रोज हमारे बच्चे वहां पे शहीद हो रहे हैं, उनकी शहादतों में आप शामिल नहीं हो रहे, उनकी लाशों को कंधे आप नहीं दे रहे, उनका 10 साल का बेटा उसकी तस्वीर देखें, उसके भाई की तस्वीर देखें, वो कब्र के ऊपर लेटा हुआ है, वहां पर जाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, अपनी गवर्नेंस को ठीक करने का आपके पास वक्त नहीं है, और आपकी टोटल फोकस, आपका टोटल तवज्जो जो है, आपकी टोटल वो सिर्फ इस बात पे है कि मुझे अगर मिलने दिया, मैंने ये पहले बात की है कि मिलना हक है, उनको मिलने दिया जाना चाहिए और उस पर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो खान साहब उनकी लीडरशिप के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो उस नरेशन का है, उस बयानिए का है कि आया आप मुल्क के अंदर इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, मुल्क से इंतशार खत्म करने की बात कर रहे हैं, या आप उस लाइन को टो कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। चलो ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। आपकी जो गुफ्तगू थी उसके अंदर एक पॉइंट था, तो मैंने कहा था चलो मैं उस पर कर लूं। सर जब जो थे वो नवाज शरीफ जो थे, जब वो जेल में थे, जब वो कैद थे, तो उस वक्त उनको किसी भी किस्म के पार्टी लीडरान से मिलने की या रहनुमाओं से मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि उनकी जब एक टिकट कुछ सेनेटर्स थे वो उनकी टिकट से या उनके साइन करदा टिकट से जब वो सेनेटर मुंतखब हो गए, तो उस वक्त की अदालत ने उनको ना सिर्फ डी-सीट किया बल्कि उन पर पाबंदी लगा दी और कानून बना दिया गया कि जेल के अंदर कोई भी बंदा जो बैठा हुआ है वो किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकता। ये अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो ताहा साहब, अगर आप चाहते हैं कि अपना पैटर्न इन चीफ को वो तमाम तर सहूलियात मुयसर हों, तो सर मेरा ख्याल है आपको सबसे पहले तो फिर कानून बनाने, अपने कानून के अंदर तब्दीली लेके आनी पड़ेगी, और खासतौर पे उस वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट का वो जो वर्डिक्ट था, क्या सर आप जो है अदालत में जाएंगे ये प्ली लेके कि जो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले दिए थे उनको रिवोक किया जाए और उनकी जगह पे नए फैसले लेके आने चाहिए कि इमरान अहमद खान न्याई साहब, पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ है, उनको उनके सियासी तमाम तर लीडरान से भी मिलने दिया जाए और उनको तमाम तर सियासी फैसले भी कर देने चाहिए। जी ताहा साहब। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की, मैं दोबारा ये कहूँगा कि बीइंग अ लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जब वो एक कौमी सतह की पार्टी के लीडर हैं, तो उन्होंने जो बातचीत करनी उसमें वो ये थोड़ी कहेंगे कि जी तो फिर नवाज शरीफ साहब, सर फिर नवाज शरीफ, अगर वो माजी में गलती होती रही है, अगर माजी में अगर गलती होती रही है, नेल्सन मंडेला की भी यहाँ पे एग्जांपल आती है। नहीं, उसको छोड़ दे, आप पाकिस्तान की बात करें, नेल्सन मंडेला से पाकिस्तान में भी बहुत से लोग नेल्सन मंडेला सर हर बंदा यहाँ पे एक दूसरे को डिक्लेयर कर देते हैं, तो मैं उसको छोड़ दें। आप कह रहा हूँ कि आप वो ये थोड़ी पूछेगा कि घर में दाल पकाइए कि सब्जी पकाइए। ऑब्वियसली अगर वो नेशनल लीडर है, कोई भी XYZ, किसी का नाम नहीं लेता, अगर माजी में नहीं ऐसा दिया जाता रहा तो वो गलत होता रहा। ठीक है, आपकी जमात का वर्डिक्ट यह है कि इमरान अहमद खान न्याई साहब को तमाम तर सहूलियात मिलनी चाहिए और बतौर एक सियासी लीडर
उनके तमाम के तमाम चीजें उनको, लेकिन उनका बयानिया मुल्क दुश्मनी पे मबनी इंतशार वाला नहीं होना चाहिए, मुल्क को इत्तेहाद की तरफ लेकर उसकी गारंटी आप दे रहे हैं सर। और अगर आप उसकी गारंटी, हर एक को हम सर देखिए, आप उनको सहूलियत मैसर करने की बात करें तो इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं आप सर। हमारा देखिए गारंटी हम कोई नहीं देंगे। अच्छा ठीक हो गया, चले सर, हम तो ये चाहते हैं कि बात इत्तेहाद की होनी चाहिए, इत्तेहाद के बाद वही हमारी डिफेंस फोर्सेस ठीक हो, जिन्होंने बड़ा ब्रेवली अपने मुल्क का दिफा किया अपने 8 गुना 10 गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में, अगर उन पर कौम को भी फख्र है और दुनिया में एक इज्जत मकाम मिल रहा है तो उसको डिफेम नहीं किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सियासत को सियासत तक रखें, मुल्क के अंदरूनी मसाइल तक रखें, गवर्नेंस तक रखें और अवामी जो महंगाई के इशूज है उस पर रखें, तो वो जो रेड लाइंस है उनको क्रॉस ना करें। ठीक है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो और उनकी तमाम तर जमात जो है अगर उस पे अवामी मसाइल के ऊपर यकसू हो जाती है तो फिर यकीनी तौर पे आप उनको हम आपको उनके साथ खड़े हुए जरूर देखेंगे। ठीक हो गया। वहीद गुल साहब, ये जो बात हुई है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर अगर मैं दूसरी चीज बात करता हूँ, जैसा आपने मुसलसल की बात कही और कि उनके जो मसाइल जो हैं अब वो मुल्क दुश्मनी के ऊपर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जेल तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन सर बात ये है कि वो तो ये कहते हैं कि क्योंकि जी आप और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ उनको तकलीफ देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाजी पैटर्न चीफ ऑफ तहरीक इंसाफ जो है वो ही इस मुल्क के जो है वो असल में हमदर्द है, लेकिन आप और जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती, इसलिए जो है ना वो उनके साथ ये तमाम तर मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी वही साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इससे पहले उन्होंने कांग्रेसमैनों को जो खत लिखा था जी जी, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो करारदादें वहाँ जो है वो पास करवाई थी, तो ये क्या पाकिस्तान के हक में ये किया था? और अभी लेटेस्ट उन्होंने मार्को रूबियो को जो लिखा है, खत लिखा है, और इसी तरह से उनकी बहनें जो हैं वो इंडियन मीडिया के ऊपर आकर जो बात कर रही हैं, तो वो क्या ये सब चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के हक में जा रही हैं? ये तो सियासत से आगे की जो है वो बातें हैं। मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि जेलें हमने भी काटी है और बड़ी खतरनाक किस्म की जेलें हमें कटवाई गई। हमें तो जेलें कटवाने के अलावा मैं बरमला आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कर रहा हूं कि हमें तो ले जाकर हमारे जिस्मों से मार मार कर जो है वो खून जो है वो निकाल दिया गया कि जैसे खुदा न खास्ता हमने कोई एटमी राज जो है वो मुल्क के अफशा कर दिए गए। तो ये हालात जो है वो हम जैसे सियासी लोगों के जो है वो पॉलिटिकल लोगों के रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बताइए, पूरी दुनिया जानती है कि हमने कभी भी पाकिस्तान को ना तोड़ने की बात की है और ना अपने ऊपर जो है वो जितना तशद्दुद था जेलें काटने के बावजूद भी जो है वो हमने हमेशा सियासत की बात की है। और हमें जब भी मौका मिला है, आज मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं कि मिसाक जमहूरियत क्या था, वो यही था कि हमने जो सियासत के अंदर जो गलतियां की और सियासी तौर पर एक दूसरे के ऊपर जो है वो गंद उछाला या सियासी तौर के ऊपर जो है वो किसी को जो है वो कैदी बनाया गया, ये चीजें मुल्क से इसका जो है वो खात्मा होगा। ठीक हो गया। और आपने देखा कि उसका समर जो है वो आज सियासत के अंदर बरमला तौर के ऊपर आ रहा है कि ये दो बड़ी जमातें जो हैं जिन्होंने मिलकर 18वीं आईनी तरमीम के जरिए से आज सूबों को जिस तरह से स्ट्रेंथन किया है, उसकी मिसाल जो है वो सबके सामने है। और इसी तरह से बाकी जो फैसले हैं, हमारी सियासत अपनी जगह पे है, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे सियासत कर रही है, हम अपनी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी मुल्क का मफाद आता है वो यकजा हो जाती है। और आप देखें कि वो उसकी जिंदा मिसालें हैं कि वो 18वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं मुझे तरमीम हो, वही साहब एक सर मैं जरा मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दें। मुझे अभी जो है ऑडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया अमजद खान नियाजी साहब ने, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंटेटिव है। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम। सर बहुत देर की मेहरबान आते आते आई थी कि शायद कुछ थोड़ा सा सिस्टम में कोई इशू थे जिस वजह से आपसे जो है वो राब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में सर हम जल्दी जल्दी चीजों को करें। नियाजी साहब, अभी जो मसाइल पैदा हुए हैं और 29 दिन की मुसलसल एक दरमियान में गैप आया जिसकी वजह से
पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के पैटर्न चीफ है उनकी मुलाकातें उनकी फैमिली के साथ और उनकी जो पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें ना हुई, लेकिन उसके बाद एक कायोस जो था वो क्रिएट किया गया। तो सर आप ये जो कायोस जो क्रिएट किया गया इसको सर किस नजर से आप देखते हैं कि आया कि ये वाकई जरूरी था मुलाकात को रिन्यू करवाने के लिए या स्टेट और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए? देखे जिस तरीके के साथ अदालतों ने फैसले दी, चीफ के साथ ना की फैमिली मिल सकी, लीडरशिप मिल सकी, ना वकला मिल सके, और ये चीजें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है उनके सेहत के हवाले से, जिंदगी के हवाले से काफी सारे क्वेश्चन मार्क है कि मतलब र्यूमर्स थी जो पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि मुलाकातें रेगुलरली कराते ताकि कॉस्ट हो और ये र्यूमर पहले, और उनको अगर अपने बुनियादी हकूक का जो उनका बुनियादी अगर उनको दिया जाए जी जी क्या माना जानी, जिसमें गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल में देखिए ये इस पर करती है कि उनको अपना जो उनकी अदालतें हैं उन तक रसाई हो, जो काउंसिल्स उन तक रसाई हो, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी के पैनल चीफ है, तो यकीनन उनको ये सहूलियात मिलनी चाहिए, बुनियादी हक है, ह्यूमन राइट्स या कंसुलेशन में रखा गया है। ये भी कहती है की क्या कर रही है, वो फिर कहती है क्या स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, स्टेबिलिटी लाने आप स्पेस देनी चाहिए, अपना सांस तो ले सके। ठीक हो गया, आपका ये पॉइंट आ गया सर। आपने बहुत अच्छी बात की कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचा। सर काइंडली जरा मुझे बताएंगे कि कौन सा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इमरान अहमद खान ने साहब की सेहत के बारे में, या ये जो अल्लाह माफ करे एक रूमर जो था अफगानिस्तान के एक फेक अकाउंट से जो प्रोड्यूस किया गया था, मैं उसका नाम बता देता हूं, अफगानिस्तान टाइम्स के नाम से। देखिए मैं बात सुने ना, देखो हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान के हवाले से हमेशा बात करेंगे। हाँ जी, मुझे किसी और मुल्क नहीं, मैं खलीज टाइम की बात करूंगा। सर खलीज टाइम, सर मैं सर खलीज टाइम के साथ बाकायदा तौर पे जुड़ा भी हुआ हूँ, वहां पे भी जो गुफ्तगू हुई है या वहां पे भी जो चीजें लिखी गई हैं, चले सर वो मेरा मैं काउंटर तो इस हिसाब से नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन जो था इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से था वो मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा चल, दूसरी बात सर आपने ये बात कही कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो मैंने सर अभी जो था मैं पूछना ये चाह रहा था, क्योंकि आप नो डाउट आप वकील भी हैं और आप जो कानून के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर पाकिस्तान के जेल मैनुअल्स के मुताबिक किसी भी किस्म के जो जराइम में मुलव्वस अफराद जो होते हैं, जो कि कैद में होते हैं, उनकी पर वीक या मंथली सर कितनी मुलाकातें सर उनकी ड्यू होती हैं या उनको मुलाकात करने की इजाजत होती है? आप बेहतर समझते हैं, आपको मिल में मियां नवाज शरीफ जब जेल के अंदर थे तो उनको कितनी मुलाकातें, हर रोज उनके साथ अपनी कैबिनेट मिलती थी, बातचीत करती थी, मिलती थी, काउंसलर्स उनके काउंसलर्स तक उनकी रसाई थी, उनके लवाहिकीन की उन तक रसाई थी। आप सर नवाज शरीफ तो सर करप्ट थे ना सर, नवाज शरीफ तो थे, नवाज शरीफ चोर थे सर, मैं तो पैटर्न चीफ की बात कर रहा हूं या बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। देखिए सर हम जब कंपेयर करेंगे तो सर हम सर कंपेयर तो हमें अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए ना, बुरे लोगों के साथ कंपेयर तो नहीं करना चाहिए। अब बात सुने ना, अभी जिस तरीके के साथ एयरपोर्ट पे रसाई दी गई है अदालतों की, तो ये भी हमने इस मुल्क के अंदर जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही है। नैल साहब हमारे साथ रहिएगा, मेरे साथ क्योंकि मौजूद हैं वहीद गुल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे ख्याल में ये बात इनसे भी हमें व्यक्त कर लेनी चाहिए कि सर वो तो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो है पैटर्न चीफ है उनकी मुलाकातें बिल्कुल बंद कर दी, और आपके जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो सारा दिन मुलाकातें करते थे और सारी जो है काबीना भी मिलती थी उनसे, आपके बशीरान। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं कोई इन चीज़ों को पसंदीदा जो है ये चीज़ें नहीं हैं कि हम खान साहब के बारे में, वो एक कौमी लीडर है, कि इस तरह की बात करें, लेकिन ये इनके भी इल्म में है कि ये देखिए खान साहब क्या कहा करते थे कि जो कैदी है वो तो एक कैदी है, और जो है वो किस तरह से वो एयर कंडीशन जो है वो चला सकता है, तो जो है वो अगर
अपना क्या नाम है उसका, अगर नवाज शरीफ साहब को इजाजत है तो फिर बाकी जो है वो कैदी भी जो है वो डिमांड करेंगे तो मैं इनके एसी बंद करवा दूंगा। वो जो कुछ कहा है वो पूरी कौम को सब कुछ याद है, और जो कुछ किया है वो तो नवाज शरीफ साहब तो बहुत दूर की बात है, बीबी मरियम नवाज साहब के साथ क्या हुआ, हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या किया जाता था, तो बाकी जो सियासी कैदी थे उनके साथ क्या सलूक जो है वो जेलों के अंदर रवा रखा गया है। और हमें धरने देने पड़ते थे, हमें उनकी सेहत के बारे में जो है वो उनके इलाज के बारे में जो है वो एहतजाज जो है असेंबलियों के अंदर और बाहर जो है वो करने पड़ते थे। तो ये एक तलख हकीकतें हैं और इनको जो है वो मानना चाहिए। और जो सहूलियात आज खान साहब को जेल के अंदर हैं वो तो बड़ी बड़ी उसके बारे में जो स्टोरीज है वो अब मैं क्या कहूं। शामी साहब देखिए, अभी जो गुफ्तगू हुई है इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा ओपन जो है वो ओपन माइंड के साथ हमें चीजों को देखना भी पड़ेगा और ओपन हार्टेडली हमें उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जिसमें कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपने बात की थी क्या नाम है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, जिस समय मैंने गुफ्तगू की थी, क्या उनकी हबशीर गान जो थी, क्या उन्होंने कभी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की? फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आसिफ अली जरदारी साहब थे, या इसके अलावा बाकी आपके जो दीगर लीडरान थे जब वो जेलों में रह, क्या उनकी बहनों में से किसी ने की? या नवाज शरीफ साहब जो थे जब वो जेल में थे, क्या उनकी बहनों ने बाहर जाके ये मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाके करने शुरू कर दिए? तो ये जो चीज़ हुई है इसको सर आप किस नज़र से देखते हैं? और खासतौर पर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ, इंडियन मीडिया पे और उसके अलावा इसराइली मीडिया पे भी उन्होंने गुफ्तगू की है और एक अमेरिकन चैनल के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन उस अमेरिकन चैनल का जो एक क्लिप जिसके अंदर बाकायदा तौर पे जो है वो अलीमा खान साहबा जो है वो हमारी बुजुर्ग हैं, पेज के हिसाब से हमें उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, बल्कि उनका हक है। उसमें उन्होंने बाकायदा जहाँ पे ये कहा गया कि जहाँ पे उन्होंने फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब के बारे में बात की थी कि वो फंडामेंटलिस्ट हैं और वो भारत के खिलाफ हैं, वो इस्लामिस्ट हैं और वो लेकिन इमरान अहमद खान साहब को रोक दिया था, वो आपने वजाहत कर दी। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो तो बहुत लिबरल हैं और भारत के साथ बहुत अच्छे वो ताल्लुकात रखना चाहते हैं। वो जल्दा रहीम साहब के साथ उनका इंटरव्यू था तो वो बेसिकली वो जो चंक जो था वो फेक है, वो AI जनरेटेड है, जो कि मैं अपने नाज़रीन के लिए जो है वो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन और आपको भी मैं वो बताना चाह रहा था। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तर गुफ्तगू है कि आप इसको किस पराये से देखते हैं कि क्या आप बीइंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन दोनों को अगर हम देखें सर, ये मुझे देखें एज अ सियासी कारकुन होने के हैसियत से आपको भुट्टो साहब को फांसी हो जाती है, अदालती कत्ल होता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 86 में वापस पाकिस्तान आती हैं। एक जमने रफीर कह लेंगे, आपने शायद देखा हो लाहौर में कि पूरा का पूरा पंजाब लाहौर जैसे कि सर उस वक्त आप बहुत छोटे थे, मैं तो शायद मैं भी बहुत ही छोटा था आ गए। तो मकसद कहने का क्या, उस वक्त बीबी ने अपने वालिद साहब का जब अदालती कत्ल हुआ, क्या उन्होंने कहा कि जाओ और इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दो? यही पॉइंट, मैं यही चीज आपसे बेसिकली क्या उन्होंने कहा? क्योंकि सर जब मीर मुर्तजा भुट्टो का कत्ल होता है, बिल्कुल हुआ, तो क्या उन्होंने कहा कि जाओ जी जाके फला जगहों पे जाके चढ़ाई कर दो? उस वक्त हुकूमत उनकी अपनी भी थी ना सर, वो तो 2-2.5 महीने के बाद खत्म कर दी गई, ये कह के कि आपने वो बात की बात है, लेकिन मकसद बहन के दौरे हुकूमत में भाई को कत्ल कर दी। सर इस चीज को छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने कहा कि जाओ इदारों पे जाके चढ़ाई करो? हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं सर वो बात है तरबियत की। आप सियासी वर्कर की तरबियत किस तरह कर रहे हैं, उसकी ग्रूमिंग किस तरह से हो रही है, सर ये एक इस तरफ इनको सोचना चाहिए। ये इनके अंदर ना बर्दाश्त का मादा है, ना ये किसी की बात सुन सकते हैं, ना ये सुनना चाहते हैं। मेरा अपना जाती सर ख्याल ये है कि इस वक्त मैंने बीच में भी थोड़ा महसूस किया कि जब इनकी हमशीरा की मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि शायद बर्फ कहीं पिघल रही है, तो लेकिन फौरन ही वो ट्वीट आ जाता है एक एक्स पे और वो फिर से दोबारा माहौल खराब कर देते हैं। इनको कोई गिराने वाला कोई नहीं है, ये खुद अपने वजन से खुद गिरने वाले लोग हैं। और सर ये मैं एक बात आखिरी कह दूं कि ना मुझे अब बज़ाहिर मैं सियासी वर्कर मैं ये देख रहा हूं कि दरिया के 2 रुख होते हैं, 2 किनारे जी बिल्कुल, जो अब मिल नहीं सकते। अब मेरा नहीं ख्याल के साहब इनका ना एक दुनिया बहुत बढ़ गई है। किसके साथ सर? ये इदारों के साथ, आपके जो इदारों के साथ के रियासत के साथ? सर रियासत के साथ इदारों के, रियासत के साथ इदारे हैं, इदारों के साथ बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एंटी स्टेट जो रोल प्ले कर रही है। तहा भाई जी सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में?
देखिए, मैंने तो पहले भी बात की थी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि मुलाकात उनका हक है, लेकिन जो बातचीत है, जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, उसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि आप इंडियन चैनल्स के साथ बैठें, आप अमेरिका में जाके कैंपेन करें, आप यूके में जाके, यूरोप में जाके आप तशहीर करें, एडवर्टाइजमेंट करें, आप यूके अमेरिकन यूएस सेनेटर्स को आप ऑन बोर्ड लें और पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करें मुसलसल। आपका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ मुसलसल काम करें, तो इसकी तो कतन कोई गुंजाइश नहीं है। इंडियन चैनल्स जो प्रूवन है इंटरनेशनली के ये झूठे हैं, एक नंबर का झूठा बयानिया वो बनाते हैं, फेक, यानी ये जो EU रिपोर्ट्स आई थी पाकिस्तान को मिलान करने के लिए, फेक वेबसाइट्स बना के किस तरह से उनको फिर फेक वेबसाइट्स के ऊपर चला के सोशल मीडिया पर, और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर, मेन स्ट्रीम चैनल्स पर, इंटरनेशनल चैनल्स पर उसका पूरा एक था वो बस्ट किया गया। तो बात यह है कि आप अपनी तवज्जो रखें मुल्की मसाइल के ऊपर। आप अपोजिशन करने के लिए आपके पास हुकूमत मौजूद है, अवामी मसाइल बेशुमार मौजूद है, महंगाई की सिचुएशन हमारे सामने है, दीगर और बेशुमार चैलेंजेस हमारे पास मौजूद है। तो आप अपनी सियासत का, अपना जो बयानी है उसका रुख जो है वो हुकूमत की तरफ ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, उनको जरा माफी दे दें। और वो इस वक्त उनके खिलाफ मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से मुस्तकिल चैलेंजेस हैं। भारत के अंदर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसने पहले आपके मुल्क पर हमला कर दिया है और मुसलसल दहशतगर्दी वो आपको दूसरे बॉर्डर से करवा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप इस तरह का नरेशन, इस तरह का बयानी आप बना नैरेटिव अगर आप बिल्ड करेंगे तो आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं। और दुश्मन में क्या फर्क हुआ, इस चीज को समझे और पाकिस्तानी रहें, बने। अब पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। आप दिफाई इदारों को, आप रियासत को जरा माफी दे दें और दीगर इश्यूज के ऊपर आप बात करें। कौम आपके साथ खड़ी है, खड़ी होगी, खड़ी रहेगी। ठीक हो गया, इसकी गुजारिश नहीं है। ठीक हो गया। वहीद गुल साहब, सर क्या केपी की गवर्नमेंट जो है वो आप खत्म करने जा रहे हैं और गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? क्योंकि वाडा साहब की अगर मैं बात करता हूँ, वाडा साहब ने तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है, वो जैसे बबांग दोहल ऐलानात करते होते हैं। जैसे एक जमाने में शेख रशीद साहब जो थे वो बयानात करते होते थे और इनकी पार्टी के एक मंजूर वसान साहब होते थे, उनको अक्सर रात को ख्वाब आता था, सुबह उठ के वो बयान दे देते थे और वो ख्वाब सच्चा भी होता था। तो सर क्या वाडा साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है? मैं तो मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर तो कभी भी जो है वाडा साहब की बातों को सीरियस जो है वो नहीं लेता। अच्छा। और ना सियासत के अंदर जो है वो इस तरह की बातें जो है वो होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है जिस तरह से सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। और मैं तो देखिए, मेरी हमदर्दी तो है पॉलिटिकल वर्कर जो है, पीटीआई के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, ठीक है, उनके साथ भी हमेशा जो है वो रही है। अच्छी बात। लेकिन देखिए, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो उसको कोई खुदा ना खास्ता कोई महाजों के ऊपर लड़ने की जो है वो ट्रेनिंग नहीं होती। वो अपनी जमात की जो एक हुकूमत होती है, अगर वो हुकूमत में होती है तो वो लोगों की खिदमत करता है, और अगर अपोजिशन में होता है तो वो हुकूमत के जो काम सही अवाम के मफाद में नहीं होते वो उसको क्रिटिसाइज करता है। ठीक हो गया, बेसिक तो बात यही है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि अपना अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक अच्छे थे और मैनेज अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो सहेल अफरीदी साहब अगर वहां पे गवर्नर राज लगाया जाता है तो उसमें वो उनकी अपनी वजूहात होंगी। नाजरीन ने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और ख़ासतौर पे जो हमारे जो इश्यूज थे, जो पूरे हफ्ते के दौरान में जो कोर इश्यूज थे वो आपने देखे और उसके अंदर आपको अंदाजन हमने पूरी अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो अफगानिस्तान वाली साइड पे जो इश्यूज हैं हम कम अज कम उनको प्रॉपर तरीके डिस्कस कर सके। और जो हमारे इंटरनल इश्यूज थे, खासतौर पे जो सबसे बड़ा इशू जो था वो था तहरीक इंसाफ का, जो पैटर्न चीफ है उनकी मुलाकात का। अब पता नहीं सर वो हमारा पॉलिटिकल इशू था या एक अजीब सा जो कायोस जो था वो उसको क्रिएट किया गया था। अब उसके जो तमाम चीजें जो ये मुलाकात होगी उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल साबुन की झाग की तरह तमाम तर चीजें दोबारा सेटल डाउन होगी। लेकिन उसके बाद एक नया शोशा जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि केपी के गवर्नमेंट को खत्म करके वहां पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। नाजरीन देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर और आने वाले हफ्ते के अंदर ये जो मामला था वो किस करवट बैठते हैं और क्या से कोई एक नई सिचुएशन हमारे सामने आती है। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।